बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमूलियतों का मौसम है, सियासी उड़ान का मौसम है, सियासी परिंदों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौसम है। महसूस ये होता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब इंतखाबात के हवाले से अवाम तैयार हो जाए, कौम तैयार हो जाए और हम नए इंतखाबात के मामले की तरफ तेजी से बढ़ने लगें। दूसरी जानब खबर आई है कि असद उमर साहब ने ताहयात फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। आखिर क्या मामला था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पाई के लीडरान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था? क्या वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन पहले ही ले चुके थे कि अब उनको कोई कबूल करने पर तैयार नहीं है? आखिर मामला क्या है? उनको रास्ता कैसे मिलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ता कैसे मिलेगा? इलेक्शन के लिए रास्ता कैसे मिलेगा? बात करेंगे इसके ऊपर भी कि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत में जो सदर पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म से, वो कितना दुरुस्त था और तहरीक इंसाफ के लिए मामलात कितने आसान और कितने सादा होंगे। और साथ साथ सियासी बयानात की तो जरूर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि किंग्स पार्टी वजूद में आ चुकी है, उसे उड़ा कर रख देंगे। किसको कहा है किंग्स पार्टी, वो भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बेग साहब, आपसे शुरू करूंगा। बेग साहब, महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आपस में मैदान में दोबारा आ गए और शमूलियतों का भी एक मौसम है, मौसम में बहार आप कह लें। आज पंजाब में बड़ी शमूलियतें हुई हैं, नून लीग अपनी जगह खुश नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी ने कल बलूचिस्तान के अंदर शमूलियतों का मामला किया। इस तरीके से इत्तेहाद भी बन रहे हैं। नून लीग जो है वो फंक्शनल लीग से मिल रही है, एमक्यूएम से मिल रही है। तो इस सारे मामले के अंदर आपको पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, पढ़ना तो आपको भारी भी किसी का नजर नहीं आएगा। एक बड़ा फरीक मैदान से बाहर है, अभी वो एक्टिव नहीं है। जब सारे फरीक मैदान में आएंगे सब आएंगे, ऐसी बात नहीं है कोई पीछे रह जाएगा, सब आएंगे। जहाँ तक ताल्लुकात है आने जाने का, ये तो हमारी सियासत का कल्चर है, हमारी सियासत की सकाफत है कि परिंदे आते हैं परिंदे जाते हैं। आपने देखा होगा 2018 के इंतखाबात से पहले परिंदे उड़ के नहीं आए थे, जहाज में बैठकर आए थे। उनको जहाज में लाद लाद के लाया गया था, फिर अभी जहाज में लाद लाद के वापस जा रहे हैं। वो कुछ जहां से आए थे वहां वापस जाना चाह रहे हैं, कुछ कहीं और जाना चाह रहे हैं, कुछ नए सब मौसम खत्म होने के बाद जा रहे हैं। जहाज नजर नहीं आ रहा बेग साहब, ये मलिक साहब ने बीच में लुकमा भी दिया, लेकिन मौसम खत्म होने के बाद जा रहे हैं या जहाज में जा रहे हैं? कोई भेज रहा है कि असल बात समझनी है आपसे ये है, कोई भेज रहा है, कोई जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कोई किंग्स पार्टी है उसका हशर कर देंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कौन सी है। परिंदे हाके जाते हैं, मवेशी हाके जाते हैं। आप तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब हाका लगाया जाता है, शिकारी भी लगाते हैं हाका, दूसरे भी लगाते हैं, लेकिन कोई ना कोई क़ुव्वत पीछे होती है, हमेशा रही है। 18 में रही है, 8वीं में रही है, उससे पहले भी रही है। तो अब वो सूरत फिर बन रही है। बाकायदा लोगों को कहा जा रहा है, देखिए एमक्यूएम ऐसे तो नहीं चलेगी ना इत्तेहाद के अंदर, और उन्होंने इस बार इत्तेहाद किया है। बिल्कुल, इस बार उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया है, बिल्कुल इत्तेहाद किया है। और वो राणा सनाउल्लाह कल कह रहे थे, कल या परसों, कि हमारे 2-3 पक्के उम्मीदवार हैं कराची में, और एक साहब कह रहे थे कि पूरा कराची मुस्लिम लीग नून का है। तो ये अभी ये तजवीज़ आएंगे आपके पास, और जाहिर है मैं भी सुनूंगा उनको बड़े इंटरेस्ट से। लाहौर के बारे में भी आएंगे, पेशावर के बारे में भी आएंगे। पेशावर में मौलाना फजल रहमान बिल्कुल खामोश बैठे हुए। आप अंदाजा लगाइएगा कि कोई बयान नहीं है नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद से अब तक, ना मुलाकात, ना टेलीफोन, ना ताज़ियती मुलाकात। उनके खुशदामन का इंतकाल हुआ था, वो मुलाकात भी नहीं हुई है अभी तक। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी शक्ल बनना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक बात एमक्यूएम की मूवमेंट को कैसे देखते हैं बेग साहब? एक बात मैं अर्ज कर दूं कि आपके जहन में, मेरे जहन में जो एक कैफियत है ना कि इंतशार होगा, बड़ा पेट फाड़ने वाली बातें होंगी, सर फाड़ने वाली बातें होंगी, मुझे वो नहीं लग रहा। अच्छा, वो ऐसा नहीं लग रहा। और ना ही मुझे ये लग रहा है कि आने वाली हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी। ना मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आगे जाकर इंतखाबात के बाद इत्तेहाद नहीं कर पाएंगी। इरफान सिद्दीकी साहब ने कल कह दिया है बहुत क्लियर, इंतखाबात के बाद हमारा इत्तेहाद हो सकता है। तो लोग कह रहे हैं, और इरफान साहब जानते हैं, उस्ताद नसरुल्लाह खान साहब कितने करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? बेग साहब तो कहते हैं कि जी शमूलियतों का मौसम जो है इसमें कोई शीरा भी लगा हुआ है। देखिए, इसे बदकिस्मती ज़रूर कहा जा सकता है। इस मुल्क की सियासत का अलमिया ये है कि जहाँ इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई देता है, वहाँ
इलेक्टेबल्स दौड़ लगा देते हैं। आज यही इलेक्टेबल्स जो वापस आ रहे हैं या दौड़ते हुए मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जा रहे हैं, ये 2018 में पीटीआई की तरफ दौड़ते चले गए। आज उन्हें पीटीआई मैदान में, सियासी मैदान में कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्हें नज़र आ रहा है कि अब शायद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इक़्तिदार उसके पास चल कर आ रहा है या लाया जा रहा है। लेकिन एक मिनट सुनिएगा, ये आप बड़ी आसानी से कहते हैं इलेक्टेबल्स, सर ये वोट को इज्जत दो का बयानिया था एक, अगर मेरा ख्याल है ये वोट को इज्जत दो का बयानिया, जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ये हमारी सियासी जमातों के नारे होते हैं। बड़े मान लेते हैं कि एक सिस्टम है बस वो चलेगा, ये महज नारों के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि या तो ये सारी सियासी जमातें किसी एक दिन एक पेज पर इकट्ठी हो जाती और ये फैसला कर लेती कि हम जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, कोई किसी को गैर जमहूरी अंदाज से निकालने की कोशिश में शामिल नहीं होगा, और ये कोई भी सियासी जमात करने को तैयार नहीं है। जो आज पाबंद सलासिल हैं वो भी ये चाहते हैं कि बाहर आएँ और जो बाहर बैठे हैं उनको जेल भेज दें। यानी अगर ये रवैया हो तो मुझे बताइए कोई क्यों चाहेगा? चांस डील है ना मलिक साहब, जिसका इसलिए कोई नहीं चाहता कि वो जो जमहूरियत आप और मैं और या नासिर बेग चूताई साहब जिसका तज़किरा टीवी चैनल्स पर करते हैं, ये महज जलसों में बयान किया जा सकता है, टॉक शोज़ में ये बात की जा सकती है। सियासी जमातों के यहाँ इस किस्म की जमहूरियत का वजूद नहीं है। अच्छा, सियासी जमातें चाहती हैं किसी भी तरीके से इलेक्शन जीता जाए और इक़्तिदार तक पहुंचा जाए, उसके रास्ते में जमहूरियत को कत्ल करना पड़े, जमहूरियत को कत्ल कर दें, उसके रास्ते में अपने साथियों से जान छुड़ानी पड़े, उससे जान छुड़ा लें, उसके रास्ते में अगर आपको दौलत बहानी पड़े आप दौलत बहा दें, और उसके रास्ते में अगर एक जहाज़ जो मुल्तान से या सराइकी बेल्ट से चल के लाहौर आता था, अब वही जहाज़ लाहौर से चल के इस्लामाबाद जाने को तैयार बैठा है। ये सारी कुर्बानी सियासतदान देने को तैयार होता है महज इसलिए कि वो इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है जो आपने जिसका आगाज़ किया कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी एक बुनियादी वजह नज़र आती है कि पंजाब जिसमें आप बैठे हैं, यहाँ पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक मैदान खाली है। इस वक्त आज असद उमर साहब भी माशाल्लाह सियासत को खैर बात आ रहा हूं, मैं उनकी तरफ भी आ रहा हूं। पीटीआई 9 मई का बोझ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई के कारकुनान 9 मई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अपने द्वार के अंदर जो बोझ बर्दाश्त करती रही और अपने आप को सियासी मैदान में ज़िंदा रखती रही हैं, पीटीआई के कारकुनों ने भी और पीटीआई की लीडरशिप ने भी 9 मई के बाद जो उनके ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया, मुकदमात का सामना करना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, पीटीआई मुतहम्मल नहीं हो सकी। और मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूं, 9 मई से पहले भी जेल भरो तहरीक का जब खान साहब ने अपील की थी, तब भी कारकुन उनको नहीं मिले थे जो जेलों में जाने को तैयार, बहुत कामयाब हो गई थी। मलिक साहब, नूरा कुश्ती लगती है आपको, हकीकी लगती है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल नूरा कुश्ती नहीं है। पीपल्स पार्टी समझती है PMLN सीटें हारे पंजाब से, बेशक पीटीआई से हार जाए। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो करते हैं, वो सिंध की बात नहीं करते, वो पंजाब में बात करते हैं। जी पंजाब में जो है वो वोट बैंक हैरान कुन है, लाहौर में इनकी सीटें हार जाएंगे, ये वो किस लिए कहते हैं? पीपल्स पार्टी जीत रही है? नहीं, वो चाहते हैं कि पीटीआई किसी तरीके से वो सीटें जीत जाए, ताकि जो मुस्लिम नवाज ये बात कहे कि भाई हम MKM को मिला के या मौलाना फजल रहमान को मिला के हम 100 से ऊपर हैं या हम 120 पे हैं, इसकी वजारत उसमें हमारा हक है। वो कहते हैं कि नंबर इतने कम हो जाएं हमारे बगैर ये हुकूमत बना। ठीक हो गया। बेग साहब, सिंध के अंदर मलिक साहब बात कर रहे थे कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करेगी पीपल्स पार्टी, तो सिंध के अंदर जो इत्तेहाद बन रहा है, जिस तरह से माजी में हमने देखा है सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, उसके बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना, उसने जो है लाड़काना में टफ टाइम भी दिया बिलावल साहब को, सूबाई सीट भी हार गया अब्बासी साहब से, मौजम अब्बासी साहब से। तो आपको इस पूरे जो शमूलियतों का मामला है, मुलाकातें हैं, इत्तेहाद है, इसमें कहीं पीपल्स पार्टी की पोजीशन को खतरा भी नजर आता है आपको सिंध में खास तौर पे? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। हम जब भी बात करेंगे पूरी हिस्ट्री देखेंगे, कम से कम वो आदाद शुमार हमारे सामने होने चाहिए जो पिछले इंतखाबात के थे, वो जैसे भी हों। लियारी में जिस तरह बिलावल भुट्टो को हराया गया, वो हमारे सामने, लाड़काना का रिजल्ट जितनी देर में आया वो भी आप लोगों के सामने है, सब सामने है बिल्कुल। और लेकिन उसके बावजूद GDA के टोटल वोट 2% थे, 2% थे, MKM के वोट 1.38% थे। ये सब कुछ है, कौन सी पार्टी है मुस्तफ़ा कमाल की, वो शायद 0.24 पे थी।
बिल्कुल। तो ये तो मकबूलियत की सूरत हाल है। अब जब आप इत्तेहाद करेंगे कराची में, आप सिंध में नहीं इत्तेहाद नहीं करें, सिंध में तो मुस्लिम लीग है ही नहीं, ना MKM है। कराची में अगर आप बात करें, कराची पार्ट ऑफ सिंध, कैपिटल ऑफ सिंध, कराची की बात करें अगर आप, तो यहाँ पर जाहिर है कई कई पॉकेट्स हैं, एक बड़ा पंजाबी वोट है। बल्दिया टाउन हो गया, गोल्डन टाउन हो गया, ये शाह फैसल, मैं वहीं आ रहा हूँ, एक बड़ा पंजाबी वोट है, वो डिवाइडेड है, बहुत सख्त डिवाइडेड है। वो आधा PTI का है, आधा किसी और का है। तो वहां सूरत हाल ये बन रही है। MKM कितना सपोर्ट करेगी? राणा साहब कह रहे हैं कि MKM हमें स्पेस देगी कराची में, वो कितना उसके पास, अपने पास कितना उसके पास स्पेस है, वो देखना पड़ेगा। कराची में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हों, लोकल बॉडीज के इंतखाबात हों, या अभी बाई इलेक्शंस हों लोकल बॉडीज के, इस पर तो किसी ने इतराज ही नहीं किया। यहाँ पीपल्स पार्टी जीती है कराची के अंदर, कराची में रोड्स हुआ है, कराची में जो डिलिमिटेशन हुई है, जो नए हलके बने, वो पीपल्स पार्टी के फायदे में। बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी के फायदे में, पीपल्स पार्टी को बड़ा फायदा होगा उनसे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वक्त वो ग्रुप मैदान में नहीं है जिसकी एक सरगोशी पर 1 लाख वोट पड़ जाया करते थे। बिल्कुल ठीक है, 1.5 लाख वोट पड़ जाते थे, 2 लाख वोट पड़ जाते थे। ये हमारा नबील गबोल जो है, जो पीपल्स पार्टी से गया था MKM में, सर अजीजाबाद से लड़े थे इलेक्शन, आपको याद होगा, 2 लाख वोट लिए थे उसने MKM से, बिल्कुल अजीजाबाद से। तो वो दौर तो है नहीं। अब दौर है कि एक ठर्रे का कि साहब 10,000 वोट पड़ जाते हैं, 25,000 वोट पड़ जाते हैं। अजय इंतखाबात पता नहीं होंगे नहीं होंगे ये वाले जो कम कहते हैं ना 65%, 70%, ये तो मुझे और कम लग रहा है अब इस दौर में आने के बाद, और कम लग रहा है मुझको। तो सिंध में तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सिक्योर है, लेकिन उसको पंजाब में मायूसी बेतहाशा होनी है, ये बात है। यानी कि पंजाब में बहुत कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, और पंजाब में आउटस्टैंडिंग नहीं होगी तो इसका मतलब बिलावल साहब के PM बनने के चांसेस भी नहीं है। बेग साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। वो PM का जो टोटका है ना, जो वो एक अहम कार्ड है शायद, मेरा ख्याल है वो खुद भी समझते हैं कि वो गेम प्लान है, गेम प्लान का हिस्सा है, किसी को तंग करना है, किसी को अब उन्होंने कल किंग्स पार्टी कह दिया, अब इस पर रिएक्शन आएगा क्या? आप भी तो किंग्स पार्टी है, किंग्स पार्टी सब हैं। कौन किंग्स पार्टी नहीं है मुझे बताए ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेग साहब मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा। फयाजुल हसन चौहान साहब से भी हमने कहा वो भी आ जाए, तो जरा असद उमर साहब के हवाले से जरा बात कर लेते हैं कि आखिर उनको कोई जगह नहीं मिली क्या? तहरीक इंसाफ हमेशा से वो पोजीशन ले लेती थी उनके लोग कि अब उनको कोई जगह नहीं दे रहा। क्या IPP के अलावा तहरीक इंसाफ के परिंदों की कोई और जगह भी है या नहीं? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बेग साहब, असद उमर साहब के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनके पास जिस पोजीशन के ऊपर वो जा चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में, वहाँ से वापस आने की कोई जगह नहीं थी। आखिर तहरीक इंसाफ वालों को मसला क्या दरपेश है? फिर वो फवाद चौधरी साहब हों, असद उमर साहब हों, क्या मसला क्या दरपेश आ रहा है लोगों को, या इन्होंने सियासत यहीं से शुरू की थी और यहीं ख़त्म कर देनी थी? नहीं, फवाद चौधरी की तो पॉलिटिक्स चलेगी जैसी उनका माजी है। एक नई पार्टी कर लेंगे, वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ थोड़ी सी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो वाली बात है, और उनका माजी आपके सामने बाहर। लेकिन असद उमर की पहली सियासत थी ये, और पहली बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वो कॉर्पोरेट पार्टी में आए थे, और इस पार्टी में वो उस जगह पहुंच गए थे जहां उनका कोई मुकाबिल नहीं था, कोई सानी नहीं था। कहते थे नंबर 1 वही हैं। एक ज़माने में भुट्टो साहब हुआ करते थे, वो कहते हैं मिराज अहमद खान मेरा जानशीन है, उसके साथ जो हुआ वो पता है, नसरुल्लाह को पता होगा। और अब असद उमर के साथ जो हुआ, अच्छा असद उमर ने कोशिश की पार्टी में रहने की। उन्होंने कहा मैं 9 मई के खिलाफ था, मैंने पार्टी में रहते हुए तसादुम की पॉलिसी से इख्तलाफ किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो सब कुछ कहा, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो ये थी, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी में रहूंगा। लेकिन पार्टी ने उन्हें कबूल नहीं किया, सच्ची बात ये है, पार्टी ने कबूल नहीं किया। पार्टी की नई कोर कमेटियां आई, आती गई जाती गई, उनमें खुद भी बड़ा अख्तलाफ रहा, उनमें अब वकीलों पर मबनी है वो कमेटी,
अब वो उन्होंने तस्लीम नहीं कर पा रही, उन्हें कबूल नहीं कर पा रही। और कबूल क्यों नहीं कर पा रही, जाहिर है अडियाला से या अटक जेल से ही कहा गया होगा ना कि असद उमर को लिफ्ट नहीं करानी। जब तक वो नहीं कहेंगे, वरना तो असद उमर सर आंखों पर होते, तो उनको लिफ्ट नहीं करानी तो लिफ्ट नहीं कराई गई। जब इतनी ज़्यादा मुद्दत गुजर गई और एक उस तरफ से प्रेशर आया कि भाई आप कुछ तय तो करें, क्या करना है आपने, तो उन्हें वही बहुत ही, ये पहला वाला बयान है जब पहले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हम पार्टी भी छोड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स भी छोड़ रहे हैं। इब्राहिम इस्माइल ने भी यही कहा था, हमारे गवर्नर ने, कि मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स भी छोड़ रहा हूँ। लेकिन बाद में वो चले गए जहांगीर त्रिवेदी साहब के साथ, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन एक्टिव वो भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है असद उमर जो हैं वो दोस्ती, वफादारी और प्रेशर तीनों में आके अलग हो गए हैं पॉलिटिक्स से। और मेरा ख्याल है कि उनको नुकसान हुआ है। बहुत अच्छी पोजीशन पे थे वो, जब जॉब करते थे, बहुत तगड़ी पोजीशन थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी, और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। साहब आप क्या कहते हैं, जिस बेग साहब ये कह रहे हैं कि जी नुकसान है, पीटीआई का नुकसान है, और उनके पास ऑप्शन भी शायद महदूद ही थे। देखिए, असद उमर साहब भी डामाडोल किस्म की सियासत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी उनको तस्लीम करें और वो खुलकर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मजम्मत भी ना करें, हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की सियासत है वो वही खड़ी है जहाँ 9 मई से पहले खड़ी थी। अगर आप सोचें कि उसके अंदर पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो उनके डाई हार्ट कारकुन कुछ सीख पाए, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ सीखा है। अब भी सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है। अब भी मुल्क से बाहर भागे हुए जो लोग हैं, कुछ भगोड़े बैठे हुए हैं लंदन, कुछ भगोड़े साफ़ी हैं जो अमेरिका में मुकीम हैं, जो नेशनल है अमेरिका के। एक बाबा जी हैं, वो नासिर बेग चुताई साहब, उन्हें बड़ी तरीके से जानते हैं। वो बाबा जी अमेरिका के, मैं शाहीन से भाई साहब नाम ले लेता हूँ जी, वो वहाँ बैठे, हाँ वो साहब वहाँ बैठे हैं और अमेरिका के वजीफे पे वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन उनको पाकिस्तान, मेरी गुजारिश सुन लें, उनको पाकिस्तान की सियासत की पड़ी रहती है। हर वक्त वो इन बेचारे कारकुनों को बरखलाते रहते हैं और अपने बच्चे लेके वहाँ आराम से अमेरिका में मज़े के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे हैं। भाई, जिन बच्चों को तुम बरखला रहे हो, या जिनको अब ये कह रहे हो कि वो अपने ही इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं या इदारों से टकरा जाएं, और हर रोज़ एक नई थ्योरी, वो जैसे होता है ना, जैसे ऐसे बाबे पता क्या करते हैं, जासूसी फिल्में देखा करते हैं, रात को जासूसी फिल्में देखते हैं, सुबह ट्वीट कर देते हैं। यानी ये ट्वीट्स जो किए जा रहे हैं वो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इदारे में बड़ी कोई तकसीम है, टकराव है। इसी जो है नहज के ऊपर उनकी नीचे जो पॉलिटिक्स है वो लोग अब भी चलाना चाहते हैं। ये सियासत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। देखें, इदारों के ऊपर तनकीद माजी में भी होती थी, होती रही है। लोग कहते हैं नासिर बेग चुताई साहब को पता है कितनी तनकीद पीपल्स पार्टी ने की, कितनी मियां नवाज शरीफ ने की, कितनी ANP ने की, ANP से ज़्यादा तनकीद किसने की होगी, कितनी बलोच रहनुमाओं ने तनकीद की, कितनी ज़्यादा तनकीद पख्तून जो है वो उन्होंने की। लेकिन मसला ये है कि इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना, इदारों के साथ टकरा जाना और अपने ही दफातर, इंटेलिजेंस के दफातर के ऊपर हमले करना, ये पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं कर सकती, कोई मुल्क दुश्मन कुव्वत कर सकती। वैसे अभी कोई जगह आपको लगती है पीटीआई की इलेक्शन में होगी? बेग साहब ने तो कहा मैं समझता हूं पीटीआई को अपने आप को बिल्कुल अलग करना चाहिए था। जो पीटीआई के बचे कुचे रहनुमा थे कि हम बिल्कुल इसको एक दहशतगर्दी समझते हैं और इसे मुल्क के खिलाफ साजिश समझते हैं और मुल्क के इदारों के खिलाफ जो हमने चढ़ाई किया। मुझे बताइए ना, किला बाला हिसार पेशावर में जिस अंदाज से फायरिंग की जा रही थी, वीडियो सारी दुनिया ने देखी हैं। ऐसे किसी मुल्क के अंदर कोई और करता, मुझे बताइए उन अदालतों से जमानतें मिलती? यह हमारी निचली अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। किसी आम आदमी ने किसी SHO को थप्पड़ मारा होता, वो 3 साल के लिए जेल से बाहर ना आता। और यहाँ जिस तरीके से हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, GHQ पे हमला किया गया, हिसास ISI के दफातर के ऊपर हमले किए गए। सर ये तो आप 9 मई से अब तक हम इस सियासी बोझ के साथ, हाँ देखिए ना जिस तरीके से, और एक मौका मिला पूरी दुनिया में जा घंसाई का। मैं समझता हूँ कि इस सियासत से जो लोग अलग नहीं होना चाहते वो सियासत के मैदान में ये पक्की पक्की खीर नहीं खा सके। एक मिनट मलिक साहब आप रुकिएगा, मैं हालांकि आगे जाना चाहता। बेग साहब
आपको लगता है पीटीआई कुछ टिकटों के ऊपर, कुछ सीटों के ऊपर मौजूद होगी इलेक्शन के अंदर, या मुकम्मल तौर पर होगी? आप कहते हैं सबको मौका मिल जाएगा जब इलेक्शन करीब आएगा। देखिए, मैं असल में स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग रहे हैं पॉलिटिक्स में। स्टूडेंट पॉलिटिक्स कह लें आप, फिर उसके बाद जाहिर पार्टी पॉलिटिक्स में हम नहीं गए, हम अखबार में आ गए, जर्नलिज्म में आ गए हम लोग। लेकिन वो पॉलिटिक्स ऐसी थी जिसने बड़ा सिखाया हमको। हमको जर्नलिज्म सिखाया, हमको डिबेट करना सिखाया, हमको सियासत करना सिखाया। तो एक कराती है निगेटिव वोटिंग। आप पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लें, उनको कागजात नामजदगी दाखिल ना करने दें। ये हो चुका है पाकिस्तान में एक बार, इस पार्टी के साथ। तो अवाम दोस्त के नाम से आए थे वो लोग। और आप जो चाहें कर लें, लेकिन जो वोटर है, जो वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रहता है। मलिक साहब, आखिरी एक आध मिनट अंदर ये फरमाया, सदर साहब लगता यह है कि अब पार्टी के सामने सुरखरू होना चाह रहे हैं, पहले वो कहीं और सुरखरू होना चाह रहे हैं। सदर साहब का इनकरीब आपको एक नया खत मिलेगा, वो लिखेंगे कि सदर आरिफ अलवी को रिहा करो, यानी वो ये चाहेंगे ईवान सदर में वो कह हाँ, ईवान सदर से बैठ के खत लिखेंगे कि उनको रिहा किया जाए। माजी में भी इस किस्म की मिसालें वैसे मौजूद हैं। चौधरी तो ये मेरे ख्याल में वो सही कहा चुगताई साहब ने कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर का खत है। अगर वो लिखते कि पाकिस्तान की तमाम सर, उनके ऊपर पार्टी का दबाव भी बढ़ा है ना कि आप ऐवान सदर उनको कहा कि वो सरबराह मुमलकत हैं, उनको लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, एक शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। वो पीटीआई के सदर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिन से आज, यानी आज के दिन तक ये साबित किया है कि वो इमरान खान के कारकुन हैं जो कराची की सड़कों पे लाठियां लेके बसों को जलाया करते थे। वो सदर आज भी नहीं कहते थे कोई यहाँ से नहीं गुजरेगा। वो क्लिप बड़ा मशहूर है जिसमें यहाँ से, वो याद है देख साहब, आपने देखा वो क्लिप, रास्ते बंद करो, रास्ते बंद करो। तो सदर साहब दोबारा लगता है उसी लाइन पे आ गए। बहुत शुक्रिया नसरुल मलिक साहब आपका भी, नासिर बेग चुगताई साहब आपका भी। आप दोनों की मौजूदगी का एक फायदा जरूर होता है कि सियासत की जो उलझी हुई गुत्थियां हैं उससे हमें सुलझाने का मौका मिलता है। बात आसानी से, आसान अल्फाज के अंदर समझ में आती भी है, और इन बयानात के पीछे जो पस मंजर होता है वो सारा भी देखने के अंदर आसानी होती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ। उनसे दो तीन बड़े अहम सवाल उन्होंने ट्वीट किया असद उमर साहब के लिए, क्यों आखिर हमदर्दी जागी है, उस हमदर्दी का मकसद क्या है, और फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या था, इस समेत दीगर तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, ट्वीट किया आपने असद उमर साहब की सियासत छोड़ने के ऊपर, आपने दुख का इजहार किया है, तो आखिर आप लोगों ने दावत क्यों नहीं दी थी कि उनको आपके साथ शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में पॉजिटिव सियासत करें, तोड़ फोड़ हंगामा राई की सियासत से हटके कुछ ऐसा कर सकेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असद उमर साहब गैर रवायती सियासतदान है। जिस तरह मैं एक अल्लाह पाक के करम से एक पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, उनका भी एक पढ़ी लिखी अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक है। हम लोग कोई बड़ेरे जागीरदार या सरमायादारों की औलादे नहीं है, ना ही कोई बाप दादा पर दादा की सियासत को जनाब लेके, उसकी विरासत को लेके हम सियासत के अंदर मकाम बनाते हैं। हम अपनी मेहनत करके अल्लाह पाक के करम से स्ट्रगल करके नाम और मकाम बनाते हैं। तो इस एंगल से मुझे दुख हुआ कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स के जिसने कारपोरेट सेक्टर के अंदर अपना आप बनवाया, जिसने बीइंग मिनिस्टर, बीइंग एमएनए और बीइंग सेक्रेटरी जनरल पार्टी एक अच्छे डिसेंट तरीके से मामलात को चलाया, लेकिन अफसोस कि एक शख्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी इंतहा पसंदी की सियासत, उनकी दहशतगर्दी की सियासत, उनकी नरगसियत की सियासत, उनकी मैना मानू की सियासत, उनकी अपनी करप्शन, अपनी फैमिली की करप्शन से अपने आप को बचाने के लिए पूरी रियासत को दाव पे लगाने वाली सियासत, उसकी वजह से वो बेचारे, मैं ये समझता हूँ कि उस सियासत के नजर हो गए। और अगर वो आज सियासत छोड़ के गए तो मेरा दिल दुखा था। मैंने उसके ऊपर बेसाख्ता जाना ट्वीट भी किया, उसके ऊपर कुछ टीवी चैनल से लिख भी लिया। तो मैंने अपने दुख का इजहार किया है कि ऐसे लोगों को होना चाहिए पॉलिटिक्स में। चौहान साहब, आप लोगों ने दावत दी थी उनको शमूलियत की, फिर उनकी पार्टी ने भी तो उनके साथ बुरा किया ना। उन्होंने भी, जो लोग मजम्मत कर रहे हैं, जो लोग जो है वो इंतहा पसंदी की सियासत को रद्द कर रहे हैं, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तहरीक इंसाफ ने ये मैसेज भी तो दे दिया ना। देखें, आपकी बात ठीक है, और अभी आपको मैं एक ब्रेकिंग दे दूं, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आ रहे हैं, और वो सियासत छोड़ने का ऐलान करने नहीं आ रहे। अच्छा। वो
पीटीआई की सियासत का झंडा उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 9 मई और 9 मई के जो बकौल शेख रशीद साहब के लानती किरदार और लानती प्रोग्राम, उस पूरों को जनाब कंडेम करके आ रहे हैं। ठीक है। और बाकी असद उमर साहब ने फैसला किया है, वो सेंसिटिव शख्स हैं, उनको चीजें ऐसी फील हुई कि अब वो इतने करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रह के, इतने आला प्रोफाइल के ओहदे इस्तेमाल करके, उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा बन के, अब वो नई इस चीज को जनाब एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करें, तो उनका फैसला बहरहाल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के ऊपर चारपाई चोरी का मुकदमा हो गया है। फवाद चौधरी साहब आपकी पार्टी का पार्ट थे नहीं थे, ये भी जरा कंफर्म कर दीजिएगा। वैसे तो मुंह छुपाए बैठे थे वो जब पार्टी का इफ्तिताई इजलास हुआ, या आप ये कह लें कि पार्टी की दागबेल डाली गई, तो चौधरी साहब का क्या सूरत हाल थी? या मुझसे पूछ रहे हैं, ये चौधरी साहब से पूछे या उनके किसी स्पोक्स पर्सन से पूछे? पार्टी में थे आपकी, वो कम से कम अपनी पार्टी का तो बता देना, आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग उन्होंने की थी या बस वैसे फारिग हो गए थे? वो आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा चतर चलाकियां की, ज्यादा फुर्तियां दिखाई। उन्होंने, लोग 2 तरफा खेलते हैं, ये 4 तरफा और 5 तरफा इन्होंने खेलने की कोशिश की। नून लीग ज्वाइन करने की कोशिश की। सुहेल बड़ाई साहब ने एक खबर ब्रेक की थी कि उनकी मिन्नत अल्लाह करते रहे कि जनाब नून लीग वालों से मेरे मामला तय करवाएं। पीटीआई का भी जनाब बेड़ा उठाई रखने की कोशिश की। आईपीपी के भी जनाब जहांगीर तरीन साहब से भी अभी कुछ दिन पहले मीटिंग ओन चौधरी साहब ने कराई थी। और फिर हमारे जो डिनर था जनाब, जिसमें पार्टी का क़याम का फैसला हुआ, उसमें भी आए, लेकिन पब्लिक और मीडिया के सामने नहीं आए, अंदर ही अंदर मिलके बाहर से निकल गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, चेहरा छुपाते रहे। मतलब अजीबो गरीब किस्म की चतर चलाकियां, फुर्तियां, तेजियां, बस वो मैं अक्सर कहता हूँ सियाड़ा कांज है ना, हमेशा गलत जगह पे जाके गिरता है। बस ठीक है, ठीक है, आगे लोगों ने खुद समझ लिया आपने क्या कहा। चौहान साहब, सियाना कौवा क्या करता है वो सबको पता है, वो मुहावरा। मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में जो है वो महसूस होता है कि लफ्जी गोलाबारी उन्होंने शुरू की है। आपका क्या प्लान है, किसके साथ इत्तेहादी सियासत में जाना है? बड़े इत्तेहाद सिंध के अंदर खास तौर पर बन रहे हैं, नून लीग बड़ी कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा इत्तेहाद बन जाए, एमक्यूएम के साथ भी वो मिले, तो आप लोगों ने किसके साथ इलेक्शन लड़ना है? क्या जहन बन रहा है, कौन ज्यादा करीब महसूस हो रहा है? देखिए, हमने तो अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में औकाब इंतखाबी निशान है। औकाब और शाहीन की तरह की सोच लेकर कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पे अपना सब कुछ तन मन धन वारना है। और बाकी एंड टाइम पे इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त देखेंगे पार्टी की लीडरशिप जो फैसला करेगी। कोई लोकल एडजस्टमेंट्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करनी है, कोई सूबाई लेवल पे किसी से इत्तेहाद करना है, ये पार्टी की लीडरशिप पर सीईसी की मशवरे से जो है वो तय करेगी। लेकिन अभी हम अपनी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ऑटोनोमस पॉलिटिकल पार्टी, हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम तो नई पार्टी हैं, हम तो अपनी अभी तंजीम साजी और अपनी अभी सफबंदी कर रहे हैं, तो वक्त आने पे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौहान साहब, सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को। आपको लगता नहीं है कि सदर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर, जहां जिस तरह से इलेक्शन की तारीख के हवाले से उन्होंने सुस्ती का इजहार किया, या ज़्यादा चुस्ती का इजहार करके वो जो है गैर आइनी कह लें या गैर इखलाकी फेल की तरफ गए हैं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन बनकर इस वक्त एक्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि पार्टी का भी कोई प्रेशर उनके ऊपर, जिस तरह अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि जी खोल के हमारे हक के अंदर जो है वो आ जाए, नारेबाजी कर दें? आरिफ अलवी साहब बेचारे मजबूर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ भी बड़े इंपॉर्टेंट करप्शन के केसेस हैं। अदवियात का केस है ना, स्कैंडल, जिसमें एक वज़ायर मिनिस्टर को जनाब भली का बकरा बना दिया गया था। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उसमें बहुत से लोगों ने अभी फंसना है, जिसमें आरिफ अलवी साहब के रिश्तेदारों की भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल की फॉर्म्स थी और बहुत से इश्यूज हैं। अभी तो इनके लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिया है जस्टिस फायज ईसा साहब ने अपनी हेयरिंग के दरमियान, कि अदम एतमाद कामयाब होने के बाद असेंबली तोड़ने का फैसला मुल्क से गद्दारी था। बिल्कुल, आइन से गद्दारी था। आइन से गद्दारी, मुल्क से गद्दारी की सजा मौत है। तो उनके लिए तो बज़ाहिरन डेथ वारंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुकी है। तो इन हालात के अंदर वो अगों लत पिछों चक
मुहावरा सुना ना पंजाबी का, जी बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब फंसे हुए इधर, लेकिन वो अंदर से आरिफ अलवी साहब का वो पीटीवी के ऊपर हमला करने वाला आरिफ अलवी पीटीआई का कारकुन, वो कराची की सड़कें ब्लॉक करके ट्रैफिक ना चलाने का ऐलान करने वाला आरिफ अलवी, वो अंदर से जागता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरह की टैक्टिक्स नहीं करनी चाहिए। एक न्यूट्रल की हैसियत से सिस्टम को देखते हुए, रियासत की मजबूरियों को देखते हुए, रियासत के हालात और वाकयात देखते हुए उन्हें एक अच्छे अंदाज से मामलात को चलाना चाहिए। लेकिन कभी कभी उनके अंदर से पीटीआई का वो निकल आता है जना, वर्कर निकल आता है, और वर्कर निकलने के बाद जो है वो इस तरह के बयानात देता है कि जो हमें महसूस ही होता है कि उनके सदारती मनसब की जो है वो खिलाफ है। बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के अंदर कोशिश हमारी यही थी कि जितने भी सियासी मामलात इस वक्त तक उलझे हुए नजर आ रहे हैं उसको सुलझाने की कोशिश करें और उन तमाम बातों को आपके सामने पेश करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।